सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का है। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे आप नोट्स ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हम स्टेटस मतलब कहने का मतलब है कि जो लाइव अपडेट होते हैं वो देते रहते हैं। सो इन दिस क्लास हम जानने की कोशिश ये करने जा रहे हैं कि हमारे इतने सारे मूवमेंट हुए थे, इतना सारा कुछ हमने पढ़ लिया पहले और दूसरे पार्ट के अंदर। अब हम भारतीय किसान यूनियन जो एट प्रेजेंट टाइम दिल्ली के अंदर बहुत फेमस है और आजकल आप इनकी न्यूज़ भी सुन रहे होंगे, इनके बारे में थोड़ा सा हम इतिहास देखेंगे, थोड़ा सा पास देखेंगे और फिर देखेंगे कि पॉलिटिकल मुद्दा ये कैसे बना और कैसे सफल आंदोलन हुआ था। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं समय समय पे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जितने भी संस्थाएं हैं वो समय समय पे किसान के हित के लिए बात करती रहती है। और ये वही दौर था जब 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन 1980 के दशक में जाके कैसे आपको पता है कि राइजिंग प्राइस हुआ था, मॉनसून थोड़ा लेट हो गया था, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भारतीय किसान यूनियन की अगर हम शुरुआत देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लगभग यहीं के किसान ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे किसान पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 1960s के टाइम पीरियड पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1960s के टाइम पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाने की मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान, बिहार के किसान को बहुत बेनिफिट तो हुआ था, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो रही थी। और दिक्कतों की शुरुआत जहां से हुई थी वहां से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इनकी डिमांड क्या थी, किस तरीके से सरकार को फिर बाद में इनके सामने झुकना पड़ गया और सरकार को इनकी बातों को मानना पड़ा। तो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे अगर आप तो भारतीय किसान यूनियन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में BKU बोलते हैं, हालांकि जनवरी 1988 के टाइम पीरियड में लगभग 1988 के टाइम पीरियड के अंदर हम देखें तो 20,000 फार्मर यानी कि 20,000 यानी कि 20,000 20,000 फार्मर जो थे इकट्ठा हुए और वो मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इकट्ठा हुए। इन किसानों का मेन सबसे बड़ा डिमांड ये था कि ये किसान से अपनी सरकार से ये बोल रहे थे कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा दिया है वो किसानों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात क्रिएट कर रहा है। किसान तो वैसे भी क्या कहते हैं, बेचारा अनाज उगाता है, उससे अपना घर चलाता है और उसके बाद भी उसको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़े तो वहाँ पे किसानों की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। चाहे मैं कह सकूँ कि खेती के अंदर अगर ट्यूबवेल चल रहा है तो बहुत बिजली लग जाती है, बिजली का कॉस्ट बहुत आ जाता है। तो ये एक रीज़न बताया गया शुरुआती समय में जब ये मूवमेंट चलाया गया। तो कहने का मतलब ये था कि मेरठ से कहानी स्टार्ट होती है, मेरठ के अंदर ही वो कहानी भी स्टार्ट हुई थी जो 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे हम लोग। तो 1857 की क्रांति में भी वो क्रांति भी मेरठ से स्टार्ट हुई थी और ये किसानों का मूवमेंट भी जो था शुरुआती समय में 1988 के अंदर मेरठ से स्टार्ट हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे करके जब 20,000 किसान एक साथ इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद उनकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के बाद यहाँ पे लोकल आसपास के गांव के लोग, आसपास के शहर के लोग, शहर से फिर सिटीज़, ऐसे बढ़ता चला गया पूरा का पूरा मूवमेंट और कई लाखों किसान इनसे जुड़ते चले गए। क्योंकि देखो प्राइस का हाइक होना, बिजली का हाइक होना, जनता का जो किसान है उनके डिमांड का पूरा ना होना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आंदोलन करने के। तो मैंने आपको बताया था आंदोलन से सरकार को उनके औकात का पता चलता है कि सरकार किस तरीके से कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, वो समझ में आता है। तो अगर हम ये देखें तो 1960 के दशक में यही किसान जो थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ था। ऑफ कोर्स बेनिफिट हुआ था क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने चैप्टर 3 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि कैसे MS स्वामीनाथन जो थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था। इसमें H2 सीड्स इस्तेमाल करे गए थे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ था। जो छोटे किसान थे उनको कम फ़ायदा हुआ था, लेकिन जो बड़े किसान थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कब पड़ गया? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया जब फाइनली क्या कहते हैं लिबरलिज्म की थ्योरी आई। लिबरलिज्म मतलब उदारवादी की थ्योरी आई और जिससे क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो कैश क्रॉप होती है जैसे कि गन्ना है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका स्पेशली मैं कह दूँ गन्ने के साथ साथ आपका क्या कहते हैं चाय है ना, रबर है, कॉफ़ी है, ये सारी कैश क्रॉप्स होती हैं। सारी कैश क्रॉप को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उगाया जाने लग गया था। लेकिन 1980 की शुरुआती 1980-88 के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड के अंदर लिबरलिज्म पॉलिसी की आने की वजह से जो बेचारों की कैश क्रॉप थी ना वो बिक नहीं पा रही थी। अब कैश क्रॉप क्यों नहीं बिक पा रही थी? क्योंकि उदारवाद नीति के तहत बाहर का बिजनेस
इनकी हमारी भारत देश की कंट्री में आ रहा था। जब बाहर का बिजनेस भारत देश की कंट्री में आएगा तो सिंपल सी बात है, इंडियन प्रोडक्ट या इंडियन आइटम्स को कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, नॉर्मल सा फंडा है। आप अपने देश के अंदर कार्बन फ़ोन चला लीजिए, बाहर से एप्पल खरीद लीजिए। बाहर से एप्पल नहीं आएगा तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको कार्बन चलाना पड़ेगा। तो मतलब सेम ऐसा ही नोकिया, कार्बन भारत की कंपनियां हैं और भारत में बनती हैं, लेकिन अगर बाहर से हमें दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं तो सिंपल सी बात है, हम उन्हें कैच करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो सस्ते होंगे, टेक्नोलॉजी में एडवांस होंगे। सेम ऐसा ही उदारीकरण के अंदर हुआ, प्रोडक्ट सामान बन रहा है लेकिन ये प्रोडक्ट सामान बाहर से खरीदना पड़ रहा है अगर किसानों को, या बाहर से सरकार खरीद लिए तो इनके कैश क्रॉप को नुकसान होगा। सो दैट इज़ वाई, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़, अगर आपको याद हो, मॉनसून लेट हो गया था, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो गया था, तो बेचारे किसानों को बहुत दिक्कत हुई। एक तो राइजिंग प्राइस बिजली का अलग हो रहा है, कैश क्रॉप बिक नहीं रही है, मॉनसून लेट हो गया है, तो सोचिए एक किसान बेचारा जो पूरी तरीके से हमारा पेट पालता है, आप लोगों का पेट पालता है, आप जो खा रहे हैं ना वो किसान ही पैदा कर रहा है, और किसान जो पैदा कर रहा है बेचारा वही नहीं जी पा रहा है सही तरीके से। तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है हमारे भारत देश में, जहाँ किसान जो अनाज को उगाता है उसको ही अनाज खाने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फिर आंदोलन चलाया गया, एक मूवमेंट चलाया गया, और इस मूवमेंट के अंदर फाइनली बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन ने डिमांड्स रखी। अब डिमांड्स क्या रखी, उन्होंने कहा गन्ने और गेहूं के लिए सरकार को एक उचित मूल्य, यानी कि जो क्या कहते हैं मंजिल मूल्य होता है ना, एक जैसे आप बोलते हैं क्या कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तय करना ज़रूरी है और सरकार ही इसको खरीदेगी और हम इसे कहीं भी बेच देंगे, ये ज़रूरी था, है ना। उसके बाद आपको क्या कहते हैं अबॉलिश ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस्ड, मतलब अगर किसी किसान को अपना प्रोडक्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने जाना है तो आपको उसमें सीमा शुल्क खत्म करना पड़ेगा किसानों के लिए। बेचारा अगर कोई गन्ना है पंजाब में उसको अच्छा रेट नहीं मिल रहा, सॉरी उत्तर प्रदेश में अच्छा रेट नहीं मिल रहा, पंजाब में जाके बेच सकता है, और यहाँ पे अगर आप सीमा शुल्क लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी किसानों को। तो ये खत्म करने की मांग थी, और स्पेशली गारंटीड शार्पली होता मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो रिजनेबल रेट में मिलना चाहिए, क्योंकि मेन तो इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे वो चाह रहे थे कि जो बेचारों को लोन मिला है, मतलब जो लोन किसानों ने लिया है, वो किसानों को लोन रीपेमेंट करने के लिए आसानी से इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है या दोबारा रीपे करने का वो थोड़ा ईजी करा जाए, इतना कठिन ना करा जाए बेचारे किसानों के लिए। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी और ये सारी डिमांड थी। इवन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन बनाया जाए कि जिससे किसानों की पेंशन बने। क्यों? क्योंकि बेचारों के किसानों की फसलें खराब हो जाती है तो बेचारे ना वो घर के ना घाट के। तो सोचिए ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किसानों का डिमांड यहाँ पे ही निकल के आया। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या किसानों की डिमांड उस टाइम पीरियड में, ये डिमांड आपके हिसाब से ठीक थी या नहीं, वो मुझे कमेंट करके अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि समाज के अंदर ये मूवमेंट 1988 का है, लेकिन समाज के अंदर आप भी बड़े होंगे, मैं भी बड़ा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ समाज के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है, इसके पीछे का हमें रीज़न जानना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें क्यों हो रही है, सरकार इनकी डिमांड पूरा क्यों नहीं कर रही है, इनकी डिमांड क्या है, ऐसा डिमांड ये रख क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। ऑल दीज नेसेसरी डिटेल यू मस्ट नो दिस। ओके, तो इतना आप समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप किताबी ज्ञान को रट नहीं रहे हैं। मतलब समझ रहे, किताबों का लिखा हुआ तो कोई भी क्या कहते हैं याद कर लेता, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी प्रैक्टिकली वे। अब क्योंकि इतना ज़्यादा ये मूवमेंट चल गया, इतना ज़्यादा लंबे समय तक चलता जा रहा था, देन फाइनली यहाँ पे ये किसान मेरठ, उत्तर प्रदेश और पंजाब के आसपास बढ़ते चले गए थे। दैट इज़ वाई इन किसानों का सपोर्ट करने के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आई, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम सेतकारी संगठन ये महाराष्ट्र के अंदर किसानों के लिए वेलफेयर का काम करता है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद कर्नाटका के अंदर रैयत संघ, रैयत का मतलब याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, रैयत का मतलब किसान होता है, ठीक है। तो किसान संघ जो कर्नाटका में है, उन लोगों ने भी इनका सपोर्ट करा और ये कहा कि जो भी डिमांड आपकी सरकार से है वो डिमांड पूरी की पूरी होनी ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन और आगे जुड़ गई, यानी कि भारतीय किसान यूनियन तो थी ही थी, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन और जुड़ गई। तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती मिली। और जब ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती मिली तो फिर जितने भी इसके एक्टिविस्ट थे, मतलब जितने भी क्या कहते हैं इसके किसान यूनियन के जितने भी लोग थे, सारे एक्टिव हो गए। सभी लोगों ने बहुत ही प्रेशर,
ये ऐसा ग्रुप होता है जो प्रेशर ग्रुप होता है। एनजीओ होता है ना, एनजीओ सरकार के अंडर में नहीं होता है, लेकिन सरकार से अलग रह के लोगों की मदद करता है। लेकिन यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन ने किसी एनजीओ की, किसी सरकार की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी की मदद नहीं ली। उन्होंने खुद अपने आप से सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करा। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रुप। और इन लोगों ने पूरी तरीके से झेल भरो आंदोलन, रैलियाँ और बहुत सारे हथकंडे अपनाए। भूख से भूखे रहना, एक ही जगह पे रोड चक्का जाम कर देना, रैलीज निकालना, रेलवे स्टेशन की पटरी को उखाड़ देना। सो ये बहुत सारे इन लोगों ने हथकंडे अपनाए जिससे सरकार की आंखें खुल सके, सरकार इस चीज़ को एक्शन में ले सके। और दैट इज़ वाई फाइनली क्या हुआ, काफ़ी लंबे समय के बाद 2-3 साल तक ये आंदोलन चला और 1990 या 91 में लगभग इन सारी डिमांडों को मान लिया गया। तो सोचिए यहाँ पे ये एक ऐसा आंदोलन जहाँ पे पहली बार किसान ने 90s के टाइम पीरियड के अंदर भारतीय किसान यूनियन ने पूरी तरीके से यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद अदर क्या कहते हैं फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द स्टेट डिड मैनेज टू गेट सम देयर इकोनॉमिक डिमांड्स accepted, and the farmer movement become one of the most successful social movement of 18s in the respect। 1988 के 80 के दशक के टाइम पीरियड पे ये मूवमेंट पहला मूवमेंट था जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किसानों ने आंदोलन छेड़ा और सरकार को ये बात माननी पड़ी। अब ये आंदोलन यहीं नहीं रुका दोस्तों, ये आंदोलन बढ़ता ही चला गया। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए सरकार स्ट्रैटेजी बनाती है कि इतना सारा ह्यूज क्राउड जुड़ा हुआ है, इस ह्यूज क्राउड को कम कैसे करा जाए। तो सरकार क्या करती है, एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देती है किसानों को, जी ये रख लीजिए, जब तक के लिए मामला कुछ देर शांत होगा। इतनी सारी गैदरिंग हुई है, इतनी सारी गैदरिंग को पुलिस तो हटा नहीं सकती है। सो दैट इज़ वाई कोशिश कराता है ये करा जाए। देन फाइनली यहाँ पे एक और है आपके, इसमें आप ये देख सकते हैं 2005 की घटना है, ठीक है। 2005 की घटना है, यहाँ पे WTO के अंदर बताया जाता है कि WTO के अंदर पूरी तरीके से सरकार जो है वो WTO के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहती थी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का मानना ये था कि सरकार WTO के कायदे कानून को ना माने। लेकिन यहाँ पे सरकार ने WTO के कायदे कानून को मान लिया। दैट इज़ वाई दिल्ली के अंदर एक ह्यूज रैली होने वाली थी और कहा जाता है, ये चीज़ आपको नाम याद रखना पड़ेगा, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। अभी जो राजेश सिंह टिकैत चल रहे हैं वो ये वाले नहीं है, महेंद्र सिंह टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के पहले सबसे बड़े सुप्रीम या चेयरमैन या अध्यक्ष मैं बोल सकता हूँ वो थे, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, उसके साथ उनके संयोजक M युद्धवीर सिंह उनका भी नाम था। उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन करा और सरकार से ये कहा कि अगर सरकार भारतीय सरकार विश्व व्यापार संगठन के कायदे कानून को मान लेती है तो हम लोगों को फिर दोबारा से धरना देना पड़ेगा। WTO ये तय करती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से किस प्रकार व्यापार करेगी, बिजनेस करेगी, और यहाँ पे सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा तो किसानों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। दैट इज़ वाई किसानों ने मना करा कि सरकार को WTO की पॉलिसीज नहीं माननी चाहिए, लेकिन सरकार ने मानी। तो दैट इज़ वाई ये मुद्दा भी चलता रहा 2005 में। और एट प्रेजेंट टाइम अब आपको पता है कि यहाँ पे टिकैत, राजेश सिंह टिकैत करके ये किसान आंदोलन के सबसे चहीते नेताओं में से एक हैं। और ये क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार से पूरी तरीके से क्या कहते हैं डिमांड में लगी हुई है कि वो किसान बिल वापस ले। तो ये एट प्रेजेंट टाइम पे है, ये आप देख सकते हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इनका चेहरा है, जो 2005 के अंदर क्या कहते हैं WTO की पॉलिसीज़ को मानने से मना कर रहे थे। तो ये आप ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है। ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा कहीं से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 1988 से मूवमेंट चलता रहा, दूसरे और इश्यूज़ आए। जब किसान आंदोलन होता रहेगा, आपको भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इधर पे आपको भारतीय किसान यूनियन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज वो यूनियन पूरी तरीके से भारत के जो किसान हैं उनके हित के लिए बात करती है। सो दैट इज़ वाई इतना डिटेल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको प्रैक्टिकली बिहाफ पे भी समझ में आए कि ये जो पूरी कंट्री के अंदर अभी जो भारतीय किसान यूनियन का इतना बड़ा धरना अभी तक चल रहा है वो क्या है। तो किसान बिल के ऊपर आप चाहें तो स्पेशली स्टडी कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करिएगा इफ़ यू वांट टू गेट्स मोर अपडेट विद दिस स्पेशली ऑन किसान बिल, तो उस इशू पे हम बात कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है, आपको इतना ही समझना था, क्योंकि 12th के लेवल को फिर मैं अगर UPSC एग्ज़ाम से रिलेट कर दूंगा तो फिर वीडियोज़ बहुत बड़ी हो जाती है। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी इजीली। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी जो है वो यूज़फुल लगी होगी। सो दिस इज़ इट, लेट्स मीट इन अनदर पार्ट।